ये क्राइसिस मैनेजमेंट है क्या और ये किस तरह से करना चाहिए और ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स में कितना इम्पोर्टेंट होता है? तो क्राइसिस मैनेजमेंट होता क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब कोई एकदम से कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई घर में, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल प्लान था उससे हमें डाइवर्ट होना पड़ा। तो इस क्राइसिस मैनेजमेंट को एक्चुअली प्लान कैसे किया जाए? क्या एक इन्वेस्टर करे कि वो अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट को प्लान कर सकता है? अच्छा जॉब लगा है, तो सबसे पहले बाय अ टर्म प्लान। आज भी मतलब 3 लाख 5 लाख वाले कवरेज पे जाते हैं, तो 3 लाख 5 लाख में कोई मेडिकल एक्सपेंसेस इतने कैटर नहीं होते, और हम कोई फीवर और सर्दी खांसी के लिए थोड़ी ना मेडिक्लेम ले रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है कि आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, प्रॉपर मेडिक्लेम लेना चाहिए और एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ लेनी चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर हमारी स्पेशल सीरीज, जिसके अंदर दीप्ति जी हमारे साथ में होती है। नमस्ते। जैसा कि आप दीप्ति जी के बारे में जानते हैं, दीप्ति जी जो है वो फिन्वेस्ट्री फर्म की फाउंडर हैं और ये एक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस लोगों को प्रोवाइड करती हैं। दीप्ति जी, आज आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू, आपने इनवाइट किया उसके लिए। दीप्ति जी, हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट के कई सारे मुद्दों पे बात करी, जिसमें हम लोगों ने म्यूचुअल फंड भी समझा, फिर हम लोगों ने थोड़ा एसआईपी भी समझा और भी कई चीज़ों पे हम लोगों ने बात करी। पर इसी इन्वेस्टमेंट के दौरान एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। और अक्सर लोग इस क्राइसिस मैनेजमेंट वाले पार्ट को या तो भूल जाते हैं या तो स्किप कर जाते हैं या फिर उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना इम्पोर्टेंस इसको देना चाहिए। तो मैं आज के इस कॉन्वर्सेशन में आपसे इस क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर समझना चाहूँगा कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट है क्या और ये किस तरह से करना चाहिए और ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स में कितना इम्पोर्टेंट होता है? जी, क्राइसिस मैनेजमेंट को अगर हम ये फाइनेंशियल टर्म्स में अगर देखते हैं, तो ये एक तरह से ये रहता है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी इतनी एक्स इनकम है, तो मैं इतने का सेविंग्स तो हर महीने या हर साल में इतने अमाउंट का पर्टिकुलर सेविंग्स तो मैं कर ही लूँगा, और इतना करके मैं हुँ। एक कैलकुलेशन करवा लेते हैं कि इतने से कितना कॉर्पस बन जाएगा, तो उतना हम कर ही लेंगे। अब जो भी वो 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स का जो भी वो प्लान लेके चलते हैं, या इनफैक्ट 5 इयर्स का भी प्लान लेके चलते हैं। अब होता क्या है कि जो जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड के टर्म्स में बात करें, तो एसआईपी रजिस्टर होती है 20 इयर्स, 30 इयर्स की, है ना? लेकिन वो स्टॉप कितने टाइम में होती है? 3 इयर्स, 2 इयर्स। कुछ-कुछ एसआईपी 6 मंथ्स में भी स्टॉप हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि राइट। जो इन्वेस्टर है वो क्राइसिस मैनेजमेंट को प्लान नहीं करता है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट होता क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब कोई एकदम से कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई घर में, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल प्लान था उससे हमें डाइवर्ट होना पड़ा। सपोज करो कोई इन्वेस्टर है, उसने तय किया कि मैं 50,000 रुपीज पर मंथ में इन्वेस्ट करूंगा, मेरा है इतना इन्वेस्टेबल कॉर्पस कि मैं 50,000 पर मंथ कर सकता हूँ। ठीक है। अब क्राइसिस मैनेजमेंट में किस टाइप की इमरजेंसीज आ सकती है? फर्स्ट इज मेडिकल इमरजेंसी। घर में किसी को भी कुछ एकदम से हो गया और उनका मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं है, उस वजह से जो भी प्रॉब्लम आई, अब उसको एड्रेस करने के लिए इनको अपना एसआईपी स्टॉप करना पड़ा। ठीक है। दूसरा होता है कि सपोज कुछ ऐसा अचानक से किसी के दिमाग में आ गया कि अरे वो प्रॉपर्टी अच्छी है, वो खरीद लेते हैं। तो वो प्रॉपर्टी अच्छी है, वो खरीद लेते हैं में क्या हुआ कि जो हमने एसआईपी का प्लानिंग किया था वो गड़बड़ हो गया। वो इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि अब ईएमआई लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, तो उसका ईएमआई पे करना है। तो अब उसका जो ईएमआई आ रहा है वो 70,000 आ रहा है। तो अब 70,000 ईएमआई पे करना है, तो 50,000 का एसआईपी कैसे कंटिन्यू करे, इसलिए वो रद्द कर दिया गया। तीसरा, कई बार ऐसी भी इमरजेंसी आती है कि किसी का अभी जैसे कोविड था, तो कोविड में ले ऑफ्स हो रहे थे, या किसी को सैलरीज नहीं प्रॉपरली मिल पा रही थी, या कुछ भी। तो काइंड ऑफ बहुत अलग अलग टाइप की इमरजेंसीज आती है। अब ये तो वो रही कि हम मतलब जीवित है और इस टाइप की इमरजेंसीज आई है ना? एक इमरजेंसी ये भी आती है कि अब जैसे किसी का एकदम
अनफॉर्चुनेटली किसी का डेथ हो गया, तो अब उसने सोचा था कि मैं 10 साल एसआईपी करके 1 करोड़ रुपए बनाऊँगा। लेकिन अब वो डेथ हो गया तो सारे प्लान धरे के धरे रह गए। अब पता चला उनका टर्म प्लान भी नहीं है, कि चलो टर्म प्लान होता तो एटलीस्ट फैमिली को 50 लाख 1 करोड़ जो भी उसने किया था वो मिल जाता, वो भी नहीं है। तो ये एक अलग तरीके की इमरजेंसी है। कुछ इमरजेंसीज ऐसी भी होती है कि जैसे एक्सीडेंट हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अब उसमें मतलब आप कम से कम 3 महीने 6 महीने काम नहीं कर पा रहे हो, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, अब आप उसकी वजह से आप काफी टाइम तक काम, लंबे समय तक काम नहीं कर पा रहे हो, तो क्या? तो ये सारी जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में को पहले से ध्यान रख के और कैसे हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो हम जब भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक अपना एसेट पोर्टफोलियो होता है और एक अपना लाइबिलिटी पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो लोग एसेट पोर्टफोलियो तो खड़ा कर लेते हैं जोश-जोश में, लेकिन लाइबिलिटी बराबर, पोर्टफोलियो पे ध्यान ही नहीं देते, और उसकी वजह से ये फिर प्रॉपर जितनी भी प्लानिंग वो करते हैं वो बिगड़ जाती है। तो जब भी राइट, हम इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो कहीं न कहीं हमें अपना लायबिलिटी पोर्टफोलियो, अपना क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बराबर। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट आपने जैसे बताया कि 2 तरह का, एक जब इंसान ज़िंदा है और एक जब इंसान नहीं रहा, दोनों के केस में आपने अलग-अलग चीज़ें बताई। हुँ। तो इस क्राइसिस मैनेजमेंट को एक्चुअली प्लान कैसे किया जाए? क्या एक इन्वेस्टर करे कि वो अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट को प्लान कर सकता है? हुँ। अब इसमें अलग-अलग कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स रहेंगे। जैसे अगर जो यंगस्टर्स हैं, अभी जो बिल्कुल कॉलेज से पास आउट हुए हैं, आजकल तो पैकेजेस भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि जनरली मतलब वो एक जो स्पेंडिंग हैबिट हो जाती है कि ये शॉपिंग करना, वो शॉपिंग करना, इधर स्पेंड करना, उधर स्पेंड करना, उसमें क्या होता है वो लोग अपने सारे पैसे उड़ा देते हैं। और थोड़ा बहुत जो बचता है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, एसआईपी कर ली, बस खत्म। तो वो ना करते हुए अगर आपका एज ग्रुप अभी आप कम एज के हो, 21 22 इयर्स के हो, या इवन 25 इयर्स के भी हो, जो भी आप अगर अभी पास आउट होकर आपको जॉब लगा है और अच्छा जॉब लगा है, तो सबसे पहले बाय टर्म प्लान। क्योंकि जब भी मतलब आपकी एज कम होती है तो आपकी प्रीमियम भी कम आती है, और वो कंस्टेंट प्रीमियम रहती है, लाइफ लॉन्ग आपको वही प्रीमियम देनी है। लाइफ लॉन्ग भी नहीं, अब तो इसके लिमिटेड पीरियड के टर्म प्लान आ गए कि आपको 10 साल 12 साल 5 साल में अपना लाइबिलिटी चुका के खत्म करना है और आपको कवरेज मिलेगा 85 90 इयर्स तक, जो भी आपका टर्म प्लान का कंडीशन है उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो टर्म प्लान ले लेना चाहिए, सो दैट एक कम एज में कम प्रीमियम पे एक अच्छा वो लॉक हो जाए, आपका कवरेज लॉक हो जाए। और उस टर्म राइट, प्लान बीच में रिव्यू करते रहना चाहिए कि जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो उस हिसाब से आपको आपका टर्म प्लान का अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ऐसे ये थंब रूल नहीं है कि आपको 1 करोड़ का ही टर्म प्लान लेना है या 2 करोड़ का ही टर्म प्लान लेना है। अगर सपोज किसी का इनकम है 32-33 लाख रुपए है, तो आप सोचो, और उसका एज है 30 इयर्स के आसपास, तो उसका एज और इनकम का मल्टीपल अगर देखते हैं तो उस हिसाब से जो उसको टर्म प्लान मिल सकता है, एलिजिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं 8 साढ़े 8 करोड़ की होती है। ओके, इतना टर्म प्लान भी ऑफर करती है। तो आप मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा 8 करोड़ का लो, लेकिन जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का टर्म प्लान ले सकते हो, अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो लेना चाहिए, सो दैट अगर ऐसा कुछ होता है अनफॉर्चुनेटली, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपके एब्सेंस में फैमिली के एक्सपेंसेस डिस्टर्ब ना हो। दैट इज वन। दूसरा, बराबर, मेडिक्लेम करवाना चाहिए, और मेडिक्लेम भी सफिशिएंट अमाउंट करना चाहिए। आप किस सिटी में हो उस हिसाब से कितना इन्फ्लेशन है, सॉरी, हॉस्पिटलाइजेशन की क्या कॉस्ट आ रही है, वो सब ध्यान में रखते हुए अपना कवर चूज करके, और फिर आपको अपना मेडिक्लेम भी लेना चाहिए, सो दैट आप और आपकी फैमिली सिक्योर्ड हो जाए। मेडिक्लेम भी सफिशिएंट अमाउंट का आपको लेना चाहिए, मतलब पहले टर्म प्लान कीजिए फिर मेडिक्लेम कवर लीजिए, और या उल्टा भी कर सकते हैं, पहले मेडिक्लेम ले सकते हैं, और टर्म प्लान के लिए बहुत ज़्यादा देर ना करें, उसी साल में या ज़्यादातर नेक्स्ट ईयर में आप ले लें। एंड मेडिक्लेम का भी सफिशिएंट कवर होना चाहिए आपकी सिटी के एक्सपेंसेस को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए। क्योंकि अगर आप अभी यंग एज में हैं तो अभी आपको आगे के आने वाले सालों में मेन मेडिकल एक्सपेंसेस लगेंगे, तो उस टाइम पे क्या इन्फ्लेशन होगा, तो उस हिसाब से आप कवर चूज कीजिए। जैसे लोग आज आज भी मतलब 3 लाख 5 लाख वाले कवरेज पे जाते हैं, तो 3 लाख 5 लाख में कोई मेडिकल
एक्सपेंसेस इतने कैटर नहीं होते और हम कोई फीवर और सर्दी खांसी के लिए थोड़ी ना मेडिक्लेम ले रहे हैं। आगे आने वाले मतलब भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को ऐसे बड़े डिसीजेस होते हैं जिसकी सर्जरी करानी पड़े, तो उस हिसाब से जो कॉस्ट होनी चाहिए अभी जो प्रेजेंट है या आगे हो सकती है, उस हिसाब से एक कम से कम आपको एक 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का ऐसा कवर लेना चाहिए, सो दैट वो आपको आगे आने वाली एज में भी आपको कवर अप कर सके। और तीसरा, जैसे कुछ लोग मतलब एक्सीडेंटल प्लान भी ले सकते हैं, जो लोग अर्निंग पर्सन्स है वो, और वो लेते हैं तो उसमें जो एक मेन फीचर जो ऐड होता है अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डेथ, वो है परमानेंट डिसेबिलिटी अगर होती है तो एक अच्छा बड़ा कॉर्पस मिल जाता है। और दूसरा, अगर टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है, लाइक फ्रैक्चर्स हो गया, का एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हुआ, कुछ इंजरी हुई, तो उस केस में आपको एक वीकली कंपेंसेशन मिलता है, क्योंकि आप अगर अपने काम पे नहीं जा पा रहे हो और आप डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट दे देते हो, तो आपको वीकली कंपेंसेशन मिलने लगता है। तो मतलब एक बार कोई भी एक्सीडेंटल पॉलिसी लेने के पहले उसके फीचर्स प्रॉपर्ली चेक करके और फिर वो ली जा सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है कि आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, प्रॉपर मेडिक्लेम लेना चाहिए और एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ लेनी चाहिए। ये 3 करके आप राइट, एटलीस्ट अपना मतलब 50% चीज़ें आप अपनी सेफगार्ड कर लेते हो। 50 टू 60%, ठीक है। उसके बराबर, बाद फिर आता है नीड फॉर इमरजेंसी फंड, कि आपके पास इमरजेंसी फंड है, अगर कुछ भी होता है तो इमरजेंसी में आपने आपके पास कुछ कॉर्पस है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको वो क्रिएट करना चाहिए, सो दैट आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले इन्वेस्टमेंट्स प्रॉब्लम में ना आए। राइट। इसमें मतलब हमेशा हमारे पास ये चीज़ें हम लोग प्लान तो करके चलें, जैसे टर्म प्लान बताया, मेडिक्लेम बताया या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बताया, पर कुछ ना कुछ कैश हमारे पास लिक्विड कैश इन हैंड भी होना चाहिए, होना ताकि चाहिए। अगर अगर किसी के पास में कोई अनफॉर्चुनेट इमरजेंसी आ जाए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, उसकी जॉब चली जाए या कुछ भी और हो जाए, तो एटलीस्ट वो 6 महीने तक का खर्चा अपनी फैमिली का वो चला सके। तो निकाल ये चीज़ भी कितनी इम्पोर्टेंट है इस पूरे क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर, कैश इन हैंड। जी, जी, जी। इवन आप सोचो कि अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ मैं, कि लोगों को लगता है अरे एक्सीडेंटल पॉलिसी क्यों लेनी है? लेकिन एक्सीडेंटल पॉलिसी सपोज़ करो, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, किसी ने 1 करोड़ का एक्सीडेंटल पॉलिसी लिया। अब उसका अगर उस पर्टिकुलर उस कंपनी का अगर ये फीचर है कि वो 1 लाख रुपीज़ पर वीक कंपेंसेशन देगी अप टू जितने भी वीक्स का वो बेड रेस्ट या जो ये बोला है कि पॉज़ फ्रॉम वर्क बोला है, कि आपको 6 वीक्स, 8 वीक्स, 10 वीक्स का आपको वो बेड रेस्ट लेना है। आप नहीं काम कर सकते, आपका हाथ नहीं काम कर पा रहा है, पैर नहीं काम कर पा रहा है, टाइप ऑफ। तो आप सोचो 1 लाख रुपीज़ फॉर 10 वीक्स कितना हो जाएगा? तो आप एक अच्छी बड़ी अमाउंट आपको वो मिल जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से। तो वो अमाउंट कहीं न कहीं आपके एक्सपेंसेस तो हैंडल करने में आपको हेल्प करेगी, करेगी। अगर कोई किसी वजह से आपको ज़्यादा रेस्ट भी करनी पड़े, उस पर्टिकुलर आपको वो जॉब अगर उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए डिसकंटिन्यू भी करना पड़े, तो आपके आने वाले टाइम थोड़े टाइम के एक्सपेंसेस आप आराम से उस अमाउंट से मैनेज कर सकते हो। तो ये कितना बड़ा एग्ज़ाम्पल है क्राइसिस मैनेजमेंट का। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो, तो परमानेंट डिसेबिलिटी के बाद आप हो सकता है वही वर्क जो आप कर पा रहे हो वो ना कर पाओ। तो उस केस में फिर आपको एक अगर बड़ा कंपेंसेशन आपको मिल गया, तो आपके पास सोचने के लिए और कुछ नया चालू करने के लिए जो आपको समय लगेगा, वो समय में आपके वो एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएँगे। तो राइट, टाइम भी कहकर नहीं आता है। और पहले क्या होता था कि पहले गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा होते थे लोगों के पास। तो उस टाइम पे आराम से छुट्टियाँ मिल जाती थी, अगर किसी का कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, कुछ हो गया, तो आराम से छुट्टियाँ मिल जाती थी। अभी आप सोचो कि थोड़ा भी आप ज़्यादा छुट्टी लेने का प्लान करते हो, तो कंपनी सीधे आपका ले ऑफ कर देती है। तो वो चीज़ से बचने के लिए मतलब अब उस टाइम एकदम ऐसा हो गया, तो फिर आप नेक्स्ट मंथ की सैलरी नहीं, या नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद आपको सैलरी नहीं मिल रही है, तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे? तो कहीं न कहीं हम प्रॉपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, उसके पहले हमें इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देकर और अपना एक लायबिलिटी पोर्टफोलियो कंप्लीट करना चाहिए, सो दैट हम प्रिपेयर्ड रहें आगे आने वाली लाइफ सिचुएशंस के लिए। कैसी भी एडवर्स सिचुएशन हो जाए, हम या हमारी फैमिली सफ़र ना करे। राइट। तो इसके पहले आपने हमें एक्सपेंस प्लानिंग की इम्पोर्टेंस बताई थी और हाँ, उसमें भी आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी, शेयर करी थी, और जी, आज के वीडियो में आपने हमको क्राइसिस मैनेजमेंट जो है उसकी इम्पोर्टेंस बताई। तो जी, दीप्ति जी, आज आपने बड़ी अच्छी और बड़ी बारीकी से डिटेल समझाई, बताई। स्पेशली हुँ, अगर मैं इसको थोड़ा-सा समझूँ, तो जो
क्राइसिस मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है बजाय म्यूचुअल फंड के, और जो वेल्थ ग्रो करने वाली बात है होती है उसके अंदर म्यूचुअल फंड ज़्यादा रोल प्ले करता है इंश्योरेंस के कंपैरिजन में। जी, तो जी, मैं जी। हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट बकेट के अंदर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का एक बड़ा अच्छा बैलेंस बना के रखना पड़ता है, ताकि हम हमारे वेल्थ को भी ग्रो कर सकें और हमारे क्राइसिस को भी हम लोग कवर कर सकें। सो जी, क्या ये मैं आपको सॉरी जी, हाँ, जी। मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि टर्म प्लान लेना इतना ज़रूरी नहीं है। मतलब अच्छे से अच्छे एजुकेटेड और अच्छे जहाँ मतलब सैलरीड पर्सन्स जो है, जो बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी मतलब बहुत अच्छी हाई लेवल की है, काफ़ी लोग वो तक अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि टर्म प्लान लेना कितना ज़रूरी है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, हमें अच्छी सैलरी मिल रही है, हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम आराम से कॉर्पस क्रिएट कर लेंगे। तो यू नेवर नो कि लाइफ में कब क्या इमरजेंसी आ सकती है। हमको लगता है कि हमारा प्लान ए बहुत परफेक्ट है, लेकिन कब क्या उसमें चेंज हो जाए और प्लान बी ऑटोमेटिकली आकर एग्जीक्यूट हो जाए, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर अपन मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं ना, कि क्या राइट स्टेप्स है किसी भी चीज़ को करने की, तो हमारी लाइफ में भी अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग में बात करें, तो राइट स्टेप यही है कि सबसे पहले आप अपना लायबिलिटी पोर्टफोलियो प्रॉपर बनाएँ और उसके बाद अपना एसेट पोर्टफोलियो आप स्टार्ट करें। मतलब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सारे पहले इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लो, उसके बाद ही आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करो या अपना इन्वेस्टमेंट या अपनी हुँ। एफडी स्टार्ट करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। वो भी करो, लेकिन साथ-साथ में इस पर भी ध्यान दो कि वन बाय वन आपको ये चीज़ें भी कंप्लीट करनी है और साथ में आपके राइट, पास एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कई कभी भी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आई, जिसको अगर कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बीट कर पा रहा है और आपको तुरंत कैश देना पड़ रहा है, तुरंत आपको कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, तो यू शुड हैव प्रॉपर बैलेंस इन योर सेविंग्स अकाउंट या जो भी आपका एकदम इंस्टेंट लिक्विडिटी आपको करके दे, उस टाइप के एसेट में आपका प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी और की तरफ ना देखना पड़े जब भी कोई इमरजेंसी आए तो। राइट। आई थिंक ये आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो वाक़ई में कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं बचता या फिर पैसा उड़ जाता है या हम लोग पैसा आते बराबर ऑटोमेटिक खर्चा हो जाता है। तो ये उन लोगों को सुनने और समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हमारे एसेट के साथ-साथ, एक्सपेंसेस के साथ-साथ हमारे इमरजेंसी या क्राइसिस मैनेजमेंट को भी हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। दीप्ति जी, आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी सीरीज़ के और फर्दर एपिसोड्स में आपसे अलग-अलग चीज़ों पे आपसे आपका नॉलेज और आपका ज्ञान हम लोग लेंगे जिससे व्यूअर्स को और फ़ायदा हो। आज के समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।